हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिक्षण की अर्थ परिभाषा, उसके उद्देश्यों को लेते हुए उसके सामान्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिससे संबंधित अनेकों क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। शिक्षण के अर्थ की बात करें तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, शिक्षा देना, ज्ञान देना। शिक्षण का मेन बेसिक अर्थ यही होता है। कैसे? शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा एक शिक्षक छात्रों को ज्ञान या कौशल प्रदान करता है। शिक्षण शास्त्र शिक्षण के अध्ययन की एक कला है। ज्ञान और कौशल को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया एवं कला को शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा कई एग्जाम में पूछी जाती है। एज इट इज इसको उठा के दे दिया जाता है किसकी परिभाषा पूछता है, या फिर इसी परिभाषा में कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके उसको दूसरे तरीके से लिख दिया जाता है, पूछता है किसकी परिभाषा है। जिस तरीके से एडमंड एंड एमिंडन का परिभाषा है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य होती है। उसके बाद नेक्स्ट है B.O. स्मिथ के द्वारा कहा गया, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, सीखने में उत्सुकता जागृत करने वाली विधि शिक्षण है। तब पूछ सकता है कि ये किसका है, तो ये स्मिथ का है। शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षक, बालक, पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। पहले शिक्षण और बालक सिर्फ 2 ही केंद्र बिंदु माने जाते थे, पाठ्यक्रम को इसमें नहीं रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे पाठ्यक्रम का महत्व को समझते हुए शिक्षण और बालक के साथ पाठ्यक्रम को भी शिक्षा के केंद्र बिंदु में रखा गया। ये परिभाषा है रायबर्न की। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व पथ निर्देशन व प्रोत्साहन है, यह कहा है बर्टन ने। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित और प्रदर्शित की गई है, ये कहा है क्लार्क। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र प्रकृति की बात करें। शिक्षा एक स्वदेशी प्रक्रिया है, मतलब कि इसके एक से अधिक निश्चित लक्ष्य होते हैं जिनको शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षक एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। किन दोनों के बीच अंतःक्रियात्मक? शिक्षक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के बीच में ये एक अंतःक्रिया है जो कि पूर्ण की जाती है। परस्पर दोनों के मध्य की अंतःक्रिया होती है। इसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की है, मतलब ये कला और विज्ञान दोनों है, मतलब ये निरंतर काल से चला आ रहा है। इसकी प्रवृत्ति कला है और इसके कई सिद्धांत सार्वभौमिक है, देश काल परिस्थितियों के अनुसार अनचेंज रहते हैं, इस कारण से इसको विज्ञान कहते हैं। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, मतलब इसका मकसद ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि बालकों का सर्वांगीण ज्ञानात्मक भावात्मक विकास करना, इस कारण से एक विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया के संचालन हेतु वातावरण सामाजिक होने के कारण यह सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण जीविकोपार्जन के लिए शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है, इस कारण से यह व्यावसायिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। शिक्षण निर्देशन की एक प्रक्रिया है, इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी छात्रों में रुचि और क्षमता अभिव्यक्ति के अनुसार को ध्यान में रखकर सही निर्देशन देता है, इस कारण से निर्देशन की एक प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ब्लूम ने इसके 3 ध्रुव बताए हैं: शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। लास्ट हमारा मेन मोटो ये होता है कि व्यवहार परिवर्तन होने चाहिए। तो ये 3 ध्रुव ब्लूम ने बताए। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लूम ने कितने ध्रुव बताए हैं, शिक्षण के कितने ध्रुव बताए, या फिर इन तीनों में से एक चौथा पूछ सकता है जो कि इन तीनों के अलावा हो। पूछ सकता है कि कौन से ध्रुव ब्लूम के द्वारा नहीं बताए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, मतलब है कि शिक्षण के नियम, सिद्धांतों, तथ्यों और सूत्रों को सामान्यीकरण करने के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। भाषा के माध्यम से ही इन सबको सामान्यीकरण कर पाते हैं। शिक्षण मनुष्य को समायोजन करने के योग्य बनाता है, मतलब समस्याओं को समाधान करने में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बनाता है। ये शिक्षण मनुष्य को क्रियाशील बनाता है, मतलब है कि छात्र का विकास करने के लिए, कौशलों का विकास करने के लिए शिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का विकास हो, तो क्रियाशील बनाने के लिए शिक्षण बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है शिक्षण की विशेषताएं। अधिगम वो सीखने में सहायक है, किसी भी चीज़ को सीखने की ज़रूरी है। सूचना संप्रेषण एक दूसरे के बातचीत करने के लिए ज़रूरी है। कौशल क्षमता का विकास करने की ज़रूरी है। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए ज़रूरी है। बेहतर संबंधों का निर्माण करने का, उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ज़रूरी है। सामाजिक विकास अनुकूलन में सहायक है। व्यावसायिक प्रक्रिया, ये शिक्षण की कुछ विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षण के उद्देश्य क्या है। संपूर्ण मानव का निर्माण करना, उचित निर्णय का गुण विकसित करना, बालकों के आंतरिक और बाह्य गुणों में सामंजस्य स्थापित करना, वास्तविकता का बोध कराना, सीखने के लिए प्रेरित करना,
मानसिक शक्तियों का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना, क्रियाशीलता, संगठन क्षमता व व्यवहारिक गुणों का विकास करना, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, वातावरण के प्रति समायोजन क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास जागृत करना, सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना। अगर कोई सृजनात्मक बालक है तो उसकी क्षमता को विकास करना शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है कि वो सृजनात्मकता को बढ़ाए। मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति का विकास करना। बच्चों में अभिव्यक्ति अंदर में ही रहती है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अभिव्यक्ति को बाहर निकाले तो बहुत सारे माध्यम से शिक्षक चाहे तो छात्र को क्लास में खड़े होकर के प्रश्न पूछ करके या फिर ब्लैक बोर्ड पर ला करके या फिर अपने शब्दों में कुछ लिखवा करके इस तरह से उनकी आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षण के कार्य दो लोग ने, सोरेनसन और हुसेक ने 7 कार्य इसके बताए हैं। ये क्वेश्चन एक बहुविकल्पी बना के पूछ सकता है कि सोरेनसन और हुसेक ने शिक्षण के कितने कार्य बताए हैं, तो 7 कार्य बताए हैं। पहला है सूचना प्रदान करना। जरूरी है कि शिक्षण में सूचना प्रदान करना। छात्र भाषण, व्याख्यान, कथन, पठन, क्रियात्मक तरीके से छात्रों को क्या करता है या फिर वाद विवाद तरीके से सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है योजना बनाना। जरूरी है कि शिक्षक को शिक्षण संपूर्ण पाठों के शिक्षण उद्देश्यों, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, प्रविधि, इन सब की योजना बनानी जरूरी रहती है। शिक्षण का ये कार्य होता है। निर्देशन और प्रशासन करना। विषयगत निर्देशन एवं कक्षा प्रशासन करना जरूरी रहता है। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण इसको अंग माना जाता है। नेक्स्ट है प्रेरणा देना। जरूरी है कि बालकों को विषय के प्रति प्रेरित करते रहते। नेक्स्ट है रटस के अनुसार भी शिक्षण के 7 कार्य दिए गए हैं। ये भी ज़रूरी है कि 7 कार्य भी पता रहे, क्योंकि शॉर्टली ये सूचना प्रदान करना, समूह का निर्माण करना, ये पूछ सकता है कि इनमें से 7 कार्य में से रटस के कौन से कार्य नहीं है, या फिर अन्य कार्य दे देगा। हुसेक एंड सोरेनसन के पूछ लेगा इसमें कौन से रटस के कार्य है। तो इसमें से बहुत चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में। रटस ने शिक्षण के 7 कार्य बताए, जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना। जरूरी है कि सेमिनार करना, सिंपोजन करना, सम्मेलन करना, कार्यशाला का निर्माण करना, जिस सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है बच्चों के मन में असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए, सुरक्षा की भावना को पैदा करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट है समूह का निर्माण करना। अगर कोई बालक समूह में नहीं रहता है, अलग बालकों से सभी बालकों से अलग रहता है, तो ज़रूरी है कि उसको समूह से अलग ना रखा जाए और उसको भी समूह में लाया जाए। अभिरुचि व समस्या का पता लगाना, ये ज़रूरी है। शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चों के में क्या उनकी अभिरुचि है या फिर क्या उनको समस्या है, इसकी शिक्षक को जरूरी है पता लगा। कक्ष को व्यवस्थित और संगठित करना। ज़रूरी है कि कक्ष व्यवस्थित रहे, संगठित रहे, जिसके कारण बालकों का अनुशासन बना रहे। पाठ्यचर्या निर्माण करना। जरूरी है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या को निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ज्ञान को सीख सके। मूल्यांकन एवं प्रगति अभिलेख तैयार करना। समय समय पर बच्चों के मूल्यांकन क्रिया को हमेशा जारी रखना, ताकि पता चलता रहे कि विषय वस्तु का उनमें कितना ज्ञान आया, कितना उनमें अधिगम हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरी है कि मूल्यांकन समय समय पर किया जाए। शिक्षण के सिद्धांत। स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, स्वयं क्रिया का सिद्धांत। फ्रोवेल ने कहा है कि पेड़ का बीज अपने संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए रहता है। बालक क्रिया द्वारा ही कार्य को सीखता है। जरूरी है कि मूल प्रवृत्ति बालक कुछ लेके आता है तो उसी मूल प्रवृत्ति को और बढ़ाए और उसको अपने शिक्षण क्रिया में प्रयोग करें। प्रेरणा का सिद्धांत। अध्यापक को बालकों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को अगर निराश क्लास में जाकर के आप बोलेंगे आज हमें ये पढ़ना है, तो बच्चे नहीं उसमें इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर उनके पाठ्य पुस्तक को, उनके निजी जीवन, उनके दिनचर्या से जो जुड़े हुए हैं चीज़ें, अगर उससे संबंधित किया जाए तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। प्रेरणा के भी कई तरीके होते हैं। लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे शाब्दिक तरीके, अशाब्दिक तरीके।
शाब्दिक तरीके में शाबाश बोलना, अच्छा बोलना, उत्तम बोलना। कोई बच्चा अच्छा काम किया तो अच्छा उसको बोल दिए, बहुत अच्छा किया उत्तम बोल दिए, शाबाश बोल दिए। लेकिन शाब्दिक में अगर नकारात्मक तरीके हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं बहुत बुरा है, बहुत बुरा आप कर रहे हैं, तो इस तरह के नकारात्मक वर्ड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप सकारात्मक वर्ड यूज़ कीजिए ताकि बच्चे और मोटिवेट हो। प्रेरणा के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन शाब्दिक और सकारात्मक तरीके ही अपनाना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम अशाब्दिक की बात करें तो अशाब्द में दंड और पुरस्कार दोनों है। तो पुरस्कार तो अशाब्दिक में एक सकारात्मक तरीका हुआ, लेकिन दंड जो है वो अशाब्दिक होकर भी नकारात्मक तरीका हुआ, जिसको अपनाना नहीं चाहिए। ये भी एक प्रेरणा का ही तरीका है, लेकिन आप दंड न दें। दंड की जगह आप उसको एक, जैसे अगर कोई होमवर्क करके नहीं लाया तो नेक्स्ट टाइम आप उसको दंड के तौर पे आप उसको बोल सकते हैं कि आप 5 टाइम करके लाइए, लेकिन आप दंड के तौर पे आप क्लास से बाहर निकाल दिए, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। दंड के भी कई तरीके होते हैं, ज़रूरी है कि अशाब्दिक तरीका रहे, लेकिन दंड के भी आप सकारात्मक पहलू यूज़ करें, ना कि नकारात्मक पहलू। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में रुचि पैदा की जाए। विषय के प्रति ज़रूरी है रुचि पैदा करने के लिए उनको स्वयं क्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, ये उनमें रुचि पैदा करता है। जिस तरीके से वो खुद करके चीज़ों को सीखेंगे और उनको अगर प्रेरणा मिलेगी, मतलब कि अगर उनको उत्तम कहा जाए, जैसे उनको अगर उत्तम कहा जाए तब भी उनमें रुचि पैदा होगी, अगर उनको शाबाश अच्छा कहा जाए तब भी उनमें रुचि पैदा होगी। फिर नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जितनी अधिक क्रियाशीलता हो उतनी ही अधिक सीखने की प्रक्रिया सरल और रुचिपूर्ण होगी। क्रियाशीलता के सिद्धांत में सरल और रुचिपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसको उस चीज़ की एक्टिविटी करके दिखाएं। जैसे अगर हम बच्चों को बता रहे हैं कि पेड़ कैसे उगते हैं, या फिर पेड़ को किस तरीके से हम बीज तना या फिर इन सब के बारे में बता रहे हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चों को हम वो चीज़ करके दिखाएं, या फिर उनको बोले कि आप घर से करके लाइए क्लास में दिखाने के बाद। ये ज़रूरी है कि क्रियाशील बनाने के लिए उनको अनुभव करवाया जाए। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। छात्रों को पाठ्य विषय के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे पढ़ने में रुचि और शिक्षण को हम सफल बना सकेंगे। अगर हम निश्चित उद्देश्य किसी भी पाठ्य योजना को बनाने से पहले हम उद्देश्य तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या बच्चों में क्या परिवर्तन आखिरी में आए, क्या बच्चे लास्ट में सीखे। ये ज़रूरी है कि हम उद्देश्य को तय कर लें कि हम ये सिखा क्यों रहे हैं, जिससे हमको भी पढ़ाने में रुचि होगी, बच्चे भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। हमें शिक्षण कार्य करने से पहले पूर्व नियोजन कर देना चाहिए। किस समय प्रश्न पूछना है, कौन सी प्रविधि किस समय यूज़ करनी है, कौन सी युक्ति किस समय, ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बना लेना ज़रूरी रहता है, ताकि शिक्षण कार्य को पूर्ण कर सके हम। नेक्स्ट है चुनाव का सिद्धांत। किसी भी स्तर के बालकों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, ये चुनाव कर लेना। मतलब जिस तरह से छोटे बच्चों को आप पढ़ाने चल जाएंगे टेंस, और जिस तरह से मैंने पढ़ा रहा मनोविज्ञान, ये पढ़ाने चल जाएंगे तो बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे। आप बच्चों का चुनाव कीजिए कि वो किस लेवल के और किस तरीके की नॉलेज वो ले सकते हैं, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, जिसके बाद उनको नेक्स्ट ज्ञान देना है। आप पहले वाक्य बनाना नहीं सिखा देंगे, आप पहले वर्ण बताएंगे, फिर अक्षर बताएंगे, देन उसको वाक्य बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से आप चुनाव कीजिए कि किस स्तर के बालकों को कितनी ज्ञान की दी जा सकती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। हर बालक एक जैसा नहीं होता है, हर बालकों में विभिन्नता होती है, तो ज़रूरी है कि बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ये शिक्षण कार्य किया जाए। विभिन्नताओं को, जैसे कोई मंद बुद्धि बालक होता है, पर कोई प्रभावशाली बालक होता है, कोई औसत स्तर का होता है, आप उस हिसाब से अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करें। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। आप शिक्षण कार्य में ऐसा नहीं करें कि आप जाएं और सिर्फ अपने ही बोलते जा रहे हैं, बच्चे मुंह बंद करके बैठे हैं, आप किसी को ना क्वेश्चन पूछने दे रहे हैं, ना आप खुद बच्चों से बोल रहे हैं कि आपको कोई परेशानी हो तो आप बोले, तो बच्चे डर के मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। ये एक लोकतांत्रिक वातावरण का सिद्धांत नहीं कहलाता है। सबकी समानता और सभी की सहभागिता इसमें ज़रूरी रहती है। मतलब आप सभी
सभी बालकों को बोलने का अधिकार दें। ऐसा नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा किसी और सब्जेक्ट का पूछ लिया तो आप चुप मार के उसको डांट के भगा दिए, कहे कि नहीं ज़रूरत है, आप जब कोई टीचर आएगा तब आप पूछेगा। आप नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप लोकतंत्र व्यवहार वहाँ पे बना के रखें। वातावरण अगर लोकतांत्रिक रहेगा तो बच्चे भी अपना अनुकूल व्यवहार कर पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे, और आप मित्रवत व्यवहार बच्चों से करेंगे तो लोकतांत्रिक वातावरण पूरी तरह से बना रहेगा। बच्चे सहभागिता और समानता के साथ शिक्षण कार्य करेंगे। नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जरूरी है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो निजी जीवन से संबंध स्थापित कीजिए। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वाटर के रिसोर्सेज क्या हैं, वाटर के सोर्सेस क्या हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि हमें तो पता है कि नल से पानी आता है। तो आपके शिक्षण कार्य नल से ही शुरू होना चाहिए। आप डायरेक्ट नदी, तालाब और समुद्र में नहीं चले जाएंगे। आप जीवन से उस संबंध कीजिए कि वो क्या अनुभव रखते हैं। वो पूर्व अनुभव उनका नल है, उनका पूर्व अनुभव क्या है, नल। तो अगर आप वाटर के रिसोर्सेस, वाटर के सोर्सेस पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपके शिक्षण कार्य नल से शुरू हो, क्योंकि बच्चे नल का पानी जानते हैं, नल से पानी आता है। अब बच्चे से पूछेंगे कि आप पानी कहाँ कहाँ से आता है, तो बच्चे बोलेंगे सर टैप से आता है। तो ये ज़रूरी है कि शिक्षण कार्य आप उनके अनुभव को लेते हुए करें। आवृत्ति का सिद्धांत, आप आवृत्ति करें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा दिए, बच्चे याद कर लिए, एक बार समझ में आता है, बाद में धीरे धीरे वो भूलने लगते हैं। ज़रूरी है कि आप क्या तो एक बार रिवाइज वहीं करवाइए, फिर आप एक होमवर्क में दीजिए कि आप लिख के लाइए या फिर दोहरा के लर्न करके जैसे भी आइए। फिर एक बार आप 2-4 चैप्टर पढ़ाने और फिर उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कराइए, प्रीवियस चैप्टर को। तो आवृत्ति के भी कई तरीके होते हैं। आप ओरल टेस्ट ले लीजिए, रिटन टेस्ट ले लीजिए। इस तरीके से अगर आवृत्ति होती रहेगी, जैसे गृह कार्य देना, मासिक परीक्षा कराना, पाठ को दोहराने की को कहना बच्चों को, तो और कठिन शब्द को, स्पेशली अगर कोई कठिन शब्द हो रहा है, फिर कठिन क्वेश्चन आ रहा है जो बच्चे नहीं कर पा रहे, उसको बार बार चीज़ें को करना। लेकिन अगर सरल पाठ है, बच्चे अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं, तो उसको कम बार दोहराना। ये ज़रूरी है कि आवृत्ति के भी आप तरीके तय करें सीखने में। फिर नेक्स्ट है निर्माण और मनोरंजन का सिद्धांत, मतलब सृजनात्मक क्रियाओं को विकसित करने वाली शिक्षण विधियों को पढ़ाया जाए। ऐसे चीज़ें पढ़ाई जाए जो बच्चों को मनोरंजन दे सके। ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग तरीके से चीज़ें पढ़, बोरिंग चीज़ों को भी अच्छी तरीके से, मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे अधिगमकर्ता को भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत, मतलब लॉन्ग चैप्टर है तो आप उसको पार्ट में भाग में शॉर्ट तरीके से करिए। और किस तरीके से बांटेंगे, सरल से कठिन की ओर बांटिए। ऐसा नहीं कि आपको एक पार्ट को डिवाइड करना है तो आप पीछे का लास्ट का पहले पढ़ा दिए और बीच का लास्ट में पढ़ा दिए और पहले का आप बीच में पढ़ा दिए। इस तरीके से ना करके आप लघु सोपानों में बांटे, मतलब छोटे छोटे भाग में डिवाइड करें चैप्टर को। लेकिन ये चैप्टर का डिवाइडेशन कैसे होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत, नेक्स्ट है सिखाई जाने वाली बात का संबंध छात्रों के जीवन के अनुभव से होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जिस तरह से बच्चों को अगर नल के बारे में पढ़ाना है, वाटर के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चों को पता है कि पानी कहाँ से आता है, नल से आता है। छोटे बच्चे तो यही बोलेंगे क्लास 1-2 के। तो आप उसी नल से स्टार्ट करते हुए, जब जहाँ उनका पूर्व अनुभव खत्म हो रहा है वहाँ से ही स्टार्ट करते हुए आप आगे के चीज़ों को लेके जाएंगे। प्रत्येक पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। ये बात बहुत ज़रूरी बात है, रायबर्न ने कही थी, बफोर्स ने। ये ज़रूरी है, आप याद करिए। प्रत्येक पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। जिस तरीके से हम रखते हैं पाठ योजना, बनाते किस लिए हैं, सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि उसने पूर्व अनुभव पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही प्रश्नों को रखे जाते हैं ताकि वो नए पाठ को जोड़ने में काम आए, नए पाठ में रुचि उत्पन्न करे। नेक्स्ट है मानसिक तैयारी का सिद्धांत। जरूरी है प्रेरणा देकर बालक को नवीन ज्ञान का ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, प्रेरणा देना ताकि वो मानसिक रूप से उस चीज़ को लर्न करने के लिए तैयार हो। स्वतंत्रता का सिद्धांत, छात्रों को मित्र और मार्गदर्शक होना। स्वतंत्रता का सिद्धांत, शिक्षक को छात्रों का मित्र और मार्गदर्शक होना चाहिए, ना कि वो कड़ाई करना चाहिए कि हम ही सर्वस्व हैं और मेरे क्लास में एक पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो स्वतंत्रता का वातावरण क्रिएट नहीं करती हैं। ज़रूरी है कि शिक्षकों और छात्रों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए।
नेक्स्ट है सहसंबद्धता का सिद्धांत। विषयों को संबद्ध करके पढ़ाना चाहिए, जिस तरह से हम कहते हैं मनोविज्ञान, विज्ञान और कला दोनों है, तो हम कह सकते हैं इसमें कला भी आ रही है, विज्ञान भी आ रहा है। कोई एक सब्जेक्ट जरूरी नहीं कि कोई भी एक सब्जेक्ट अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ संबंधित होता है। ऐसे विषयों को हमें संबद्ध करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाने वाले सब्जेक्ट में तो रुचि हो ही हो, वो जिस सब्जेक्ट से संबद्ध हो रहा है उस सब्जेक्ट में भी रुचि आ जाएगी। इससे ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को संबद्ध करके पढ़ाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।